कहानी की शुरुआत में हम बस के अंदर एक आदमी को बैठा हुआ देखते हैं जो कि बहुत ही जल्दी में था। दरअसल इस आदमी का नाम वू संग है जो कि शहर में एक फ्लैट खरीदना चाहता है जिसकी कीमत लगभग 1 बिलियन है और इसी सिलसिले में आज ये एक पार्टी से मीटिंग करने वाला है, लेकिन ये वहां पर जाने में थोड़ा लेट हो गया और इसी कारण इसके फोन पर बार बार पार्टी के फोन आ रहे थे। फिर जब ये मीटिंग में पहुंचता है तो थोड़ा टेंशन में आ जाता है क्योंकि फ्लैट का प्राइस अब और भी बढ़ गया था। फिर वूसंग कहता है कि आपने 1.9 बिलियन में ये डील फिक्स की थी, लेकिन अब आप इसके 1.1 बिलियन मांग रहे हैं। लेकिन तभी सामने बैठी लड़की कहती है कि खरीदना है तो खरीदो वरना खिसको। वैसे भी मुझे ये फ्लैट आपको बेचने का कोई शौक नहीं है। दरअसल इस फ्लैट को लेने के लिए और भी बहुत सारे लोग कतार में खड़े हुए थे। अब कस्टमर्स ज्यादा होने के कारण ये लोग अपनी मनचाही कीमतों पर फ्लैट बेच रहे थे। अब वूसंग भी वहां पर इतने सारे लोगों को देखकर हैरान रह जाता है और कोई और इसका फ्लैट खरीदे इससे पहले ही ये अपने हाथों से उन फ्लैट के पेपर्स पर तुरंत साइन कर देता है। दरअसल वूसंग ने ये फ्लैट खरीदने के लिए बहुत सारा पैसा लोन पर लिया था और अपनी लाइफ की पूरी कमाई भी इसी फ्लैट पर खर्च कर दी और यहाँ तक कि इस फ्लैट को खरीदने के लिए उसने अपनी माँ की जमीन भी बेच डाली। अब कहानी थोड़ा और आगे बढ़ती है और दिन आता है 8 अगस्त 2024 का। रात को बहुत तेज बारिश हो रही थी। इस समय वूसंग अपने बिखरे हुए घर में जमीन पर लेटा हुआ था। तभी अचानक से फोन वाइब्रेट होने की आवाज आने लगती है। फोन की घंटी बजते ही वूसंग नींद से उठ जाता है और फिर वूसंग जब अपना फोन उठाकर देखता है तो पता चलता है कि सुबह के 4:30 बज गए हैं। फिर वो जमीन से उठकर अपने बेड के ऊपर जाकर सो जाता है और फिर जब वो अपने सामने रखे पंखे को चलाने की कोशिश करता है तो पंखा बिल्कुल भी काम नहीं करता। तभी सोते वक्त वूसंग को ऊपर के फ्लोर से खटखटाने की आवाज आती है जिसकी वजह से वूसंग सो नहीं पाता, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे अपनी रात गुजार लेता है। तभी अगली सुबह हम देखते हैं कि भारी बारिश में वूसंग बस स्टॉप के सामने अपने हाथ में छाता लिए बस का इंतजार कर रहा था। तभी कुछ देर बाद वहां पर बस आ जाती है और वूसंग उस पर बैठकर अपने ऑफिस के लिए रवाना हो जाता है। फिर रास्ते में वो अपना मोबाइल निकालता है और न्यूज देखने लगता है। फिर कुछ देर बाद वो अपने ऑफिस में पहुंच जाता है जो कि बहुत ही शानदार था। फिर थोड़ी देर बाद जब वूसंग अपना काम कर रहा था तो वहां पर एक आदमी आता है और सभी को अपने घर पर खाना खाने के लिए इनवाइट करता है। दरअसल इस आदमी ने कुछ दिन पहले क्रिप्टो में पैसे लगाए थे और इसलिए ये रातों रात अमीर हो गया और अब ये सभी को पार्टी देना चाहता था। तभी वूसंग का एचआर वूसंग को ताने मारते हुए कहता है, देखो कैसे तुम्हारे कोलीग ने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया और रातों रात अमीर बन गया, और अगर तुमने भी अपने पैसे उस बेकार से घर में ना इन्वेस्ट किए होते और उनके बदले क्रिप्टो में लगाए होते तो तुम भी आज रातों रात अमीर बन जाते। फिर ये ताना देने के बाद वो वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं वूसंग अकेले ही बारिश में छाता लेकर खड़ा है और तभी उसका एक फ्रेंड आता है और उसके मुंह में एक सिगरेट डाल देता है। फिर वूसंग का फ्रेंड कहता है कि तुम उस फ्लैट को अच्छे दामों में बेच दो ताकि तुम अपना कर्ज चुका सको, लेकिन वूसंग कहता है कि कल को उस फ्लैट का प्राइस और बढ़ गया तो मुझे डबल प्रॉफिट हो सकता है, इसलिए मैं फिलहाल उस फ्लैट को नहीं बेचूंगा। तभी रात को जब सभी वर्कर्स घर चले जाते हैं तो वूसंग वहां पर आता है और एक बैग के अंदर कुछ सामान भरने लगता है और सामान भरने के बाद वो चुपचाप से खिसक लेता है। फिर घर पहुंचने के बाद वो अपने कपड़े चेंज करता है, लेकिन तभी उसको ऊपर के फ्लोर से फिर से आवाज आने लगती है। फिर वो तंग आकर तुरंत मेंटेनेंस ऑफिस में कॉल करता है और बताता है कि ऊपर के फ्लोर वाले फिर से शोर मचा रहे हैं, प्लीज आप उनका कुछ कीजिए। लेकिन सामने से जवाब मिलता है कि हमने उनके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश की थी लेकिन उन्होंने हमारी कॉल रिसीव नहीं की। फिर वूसंग उनको बताता है कि मेरे नीचे वाले पड़ोसी मेरे दरवाजे पर आकर नोट चिपका गए क्योंकि उनको लगता है कि ये आवाज मैं कर रहा हूँ। आप प्लीज उनको बताइए कि ये शोर मेरा नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी और वूसंग रेनकोट पहनकर साइकिल से कहीं जाने लगता है। दरअसल वूसंग ने घर खरीदने के लिए लोन लिया था और लोन को चुकाने के लिए उसकी एक जॉब काफी नहीं थी, इसलिए वूसंग पार्ट टाइम में डिलीवरी जॉब भी करता है। फिर वो स्टोर पहुंचकर ऑर्डर्स लेता है और डिलीवरी करने के लिए निकल जाता है। फिर कई सारे ऑर्डर्स डिलीवर करने के बाद वो वापस से अपने घर पर आ जाता है और ठंडे पानी से ही नहाने लगता है। फिर नहाने के बाद जब वो अपने बालों को सुखाता है तो साथ में रील्स देखने लगता है और रील्स देखते देखते सो जाता है। तभी सुबह होते ही फिर से ऊपर वाले फ्लोर से फोन वाइब्रेट होने की आवाज आने लगती है जिसको सुनकर वूसंग की नींद टूट जाती है, लेकिन तभी दरवाजे पर कोई आता है और जोर जोर से खटखटाने लगता है। फिर वो तुरंत जाकर दरवाजा खोलता है और देखता है बाहर एक लेडी आई है।
जिसका नाम था हा जू क्योंग। दरअसल वू संग के नीचे वाले फ्लोर में एक लड़की पढ़ रही थी और शोर की आवाज से वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही थी, इसलिए उसकी माँ हर रोज आकर वू संग के दरवाजे पर नोट चिपका जाया करती थी। लेकिन आज वो नोट चिपकाने के लिए नहीं बल्कि आमने सामने वू से बात करने के लिए आई थी। फिर वो वू संग को शोर कम करने के लिए कहती है, लेकिन वू संग जवाब देते हुए कहता है कि ये शोर मेरे कमरे से नहीं बल्कि ऊपर वाले कमरे से आ रहा है। फिर वो लेडी जबरदस्ती वू संग के रूम के अंदर घुस जाती है ताकि पता चल सके कि आवाज कहां से आ रही है, लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता, इसलिए वो लेडी वापस लौट जाती है। फिर उसके जाने के बाद वो आवाज दोबारा से आने लगती है। अब वू संग को बहुत तेज गुस्सा आने लगता है और इसी गुस्से के साथ वो तुरंत ऊपर वाले फ्लोर पर जाता है और उस लड़के से मिलता है जिसके कमरे से शोर आ रहा था। तभी हम यंग जिन हो को देखते हैं जो कि वू यंग का पड़ोसी था, लेकिन उसको देखते ही वू यंग की हवा टाइट हो जाती है क्योंकि वो दिखने में कोई बॉडी बिल्डर लगता था। फिर वू यंग उसको कहता है कि तुम्हारे कमरे की शोर की आवाज से नीचे पड़ रही लड़की बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है और इसलिए उन्होंने मुझे शिकायत करने के लिए तुम्हारे पास भेजा है। फिर वो उसको नोट्स दिखाने लगता है जो कि उसके दरवाजे पर चिपके हुए थे, लेकिन जिन्हो कहता है कि ये आवाज मेरे रूम से नहीं आ रही, तुम मेरे ऊपर वाले कमरे में जाकर बात करो, शायद ये शोर उनका ही होगा। फिर वो तुरंत ऊपर जाता है और वहां पर उसकी मुलाकात यंग जिन हो से होती है जो कि यूनिट नंबर 1601 में रहता था। फिर वू यंग उससे बात करता है और बताता है कि आपके अलार्म के वाइब्रेशन की वजह से नीचे वाले पड़ोसियों को दिक्कत हो रही है, लेकिन वो कहता है कि मैं तो अलार्म लगाता ही नहीं क्योंकि मेरे बच्चे सो रहे हैं और मैं बिल्कुल भी उनको जगाना नहीं चाहता। फिर वो बताता है कि ये आवाज मेरे नहीं बल्कि ऊपर वाले फ्लोर से आ रही है, जिसके बाद वू संग तुरंत ऊपर वाले फ्लोर 1701 यूनिट में चला जाता है और दरवाजा खोलते ही देखता है कि अंदर एक बूढ़ा आदमी है जो ठीक से चल भी नहीं पाता। फिर वू संग उस बूढ़े आदमी से शोर की शिकायत करने लगता है, लेकिन ये बात सुनकर वो बूढ़ा आदमी गुस्सा हो जाता है और वू संग को डांट कर कमरे से भगा देता है और कहता है कि बात करनी है तो ऊपर जाकर सोसाइटी के सेक्रेटरी से बात करो। फिर वू संग तुरंत वहां से निकल जाता है और ऊपर जाकर दरवाजा खटखटाने ही लगता है कि तभी सोसाइटी की सेक्रेटरी जियोन यून उसके सामने आ जाती है और कहती है कि मुझे इंटरकॉम से कॉल आई थी कि तुम सोसाइटी सेक्रेटरी से मिलना चाहते हो। वू संग कहता है हाँ, मैं ही आपसे मिलना चाहता हूँ। फिर वो लड़की वू संग को अंदर ले जाती है। अंदर जाकर वू संग उसको बताता है कि मेरे ऊपर वाले फ्लोर से बहुत शोर की आवाज आती है जिसकी वजह से मैं रात रात भर सो नहीं पाता, और जब मैं उनके पास शिकायत करने के लिए गया तो उन्होंने मुझे और ऊपर भेज दिया और इसी तरह मैं ऊपर जाते जाते आपके पास आ गया। फिर जियोन बताती है कि इस बिल्डिंग में लोड बियरिंग बॉल्स हैं, इसलिए कोई भी ये नहीं बता सकता कि वो आवाज कहां से आ रही है। फिर वू संग उसको शिकायत करते हुए कहता है कि मेरे पड़ोसी ये समझ रहे हैं कि मैं शोर करता हूँ, इसलिए हर रोज वो मेरे दरवाजे पर नोट्स चिपका जाते हैं। फिर जियोन उसको हौसला देते हुए कहती है कि वो लोग कुछ ही महीनों में यहाँ से चले जाएंगे, तुम बस थोड़ा सा सब्र रखो। और इतना कहकर वो वू संग को कुछ पैसे देती है ताकि वो चुप रहे। फिर वू संग भी वहां से चला जाता है और जाते वक्त देखता है कि उसकी साइकिल को किसी ने जानबूझकर पंक्चर कर दिया है। फिर वो तुरंत अपनी पॉकेट से फोन निकालता है और साइकिल के टायर की फोटो ले लेता है। फिर ऑफिस जाकर वू संग कल रात हुई घटना के बारे में अपने दोस्तों को बताता है। वू संग का दोस्त कहता है कि तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए, तुम्हारे पड़ोसियों पर तो ब्लैकमेलिंग और स्टॉकिंग जैसे केस बनेंगे। लेकिन वू संग कहता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो बात बहुत बढ़ जाएगी, और वैसे भी सोसाइटी की सेक्रेटरी ने मुझे थोड़ा सब्र रखने के लिए कहा है। फिर वू संग का दोस्त टॉपिक चेंज करता है और उसको शेयर मार्केट के बारे में बताने लगता है कि 15 अगस्त को शेयर का भाव बहुत बढ़ जाएगा और अगर तुम अभी इसमें इन्वेस्ट करके 15 अगस्त के दिन पैसे निकालते हो तो तुम्हें उन पैसों से 9 गुना प्रॉफिट होगा। लेकिन वू संग तो पहले से ही कर्ज में डूबा था और उसके पास अब इतने सारे रुपए नहीं थे कि वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सके, इसलिए वो अपने दोस्त को साफ साफ इनकार कर देता है। फिर ऑफिस से निकलने के बाद वू संग अपने साइकिल का टायर चेंज करवाता है और फोन पर शेयर्स के भाव को बहुत ही गौर से देखने लगता है। फिर टायर चेंज होते ही वो डिलीवरी के लिए निकल पड़ता है। तभी रास्ते में एक तेज रफ्तार बाइक आकर जोर से उसकी साइकिल के साथ टकरा जाती है और वू संग गिर जाता है। फिर उठते ही वू संग अपने बैग को देखने लगता है जिसमें से पानी निकल रहा था। दरअसल वू संग के जमीन पे गिरने की वजह से जमीन पर पड़े पानी से उसका पूरा बैग गीला हो गया था और उसके अंदर का सामान भी खराब हो गया। इसलिए अब वो अपने कस्टमर के पास फोन करके उनसे माफी मांगता है और कहता है कि मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। फिर वो एक आदमी से जाकर मिलता है जो घर बिकवाने और दिलाने का काम करता है।
फिर वूसंग उसको कहता है कि मुझे आज ही एक फ्लैट बेचना है, वो भी 850 मिलियन में। लेकिन वो आदमी कहता है कि कोई ग्राहक होगा तो मैं बताऊंगा। अगले सीन में हम देखते हैं वूसंग एक पार्टी के साथ अपने फ्लैट के बारे में डिस्कस कर रहा था और वो लोग वूसंग का फ्लैट सिर्फ 800 मिलियन में खरीदना चाहते थे, इसलिए वूसंग अपना फ्लैट बेचने से मना कर देता है। लेकिन वो लोग कहते हैं कि अगर ये फ्लैट ऑक्शन में आ गया तो रेट और भी ज्यादा कम हो जाएंगे। फिर ये बात सुनते ही वूसंग तुरंत मान जाता है और डील के पेपर्स पर बिना हिचकिचाए साइन कर देता है। वूसंग के पेपर्स पर साइन करते ही खरीदार उसके अकाउंट में 85 मिलियन एडवांस के तौर पर ट्रांसफर कर देते हैं। फिर अकाउंट में पैसे आते ही वूसंग फौरन भागकर अपने घर की तरफ जाने लगता है और अपने दोस्त को फोन लगाकर कहता है कि मुझे भी शेयर मार्केट में पैसे लगाने हैं, इसलिए बताओ कि कब और कौन से शेयर पर पैसे लगाऊं। फिर उसका दोस्त उसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा देता है। फिर शेयर मार्केट की वैल्यू 815% पर आते ही वूसंग अपने सारे के सारे पैसे उस पर लगा देता है और सुबह होते होते ही उसके पैसे डबल भी हो जाते हैं, जो कि अब भी बढ़ते ही जा रहे थे। ये सब देखकर वूसंग बहुत ही खुश हो जाता है। फिर उसका दोस्त उसको बताता है कि 15 अगस्त के दिन सुबह 8:30 पर तुम्हें इन शेयरों से निकलना होगा, क्योंकि इसके बाद शेयर मार्केट की वैल्यू नीचे गिर जाएगी। फिर वो अपने दोस्त को शुक्रिया कहने लगता है, लेकिन उसका दोस्त कहता है कि शुक्रिया तभी कहना जब तुम अपने कर्ज से मुक्त हो जाओगे। अब वो ने जब से शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया है तब से लेकर अब तक वो हमेशा अपने स्टॉक्स पर नजरें गड़ाए रखता है, ये देखने के लिए कि अब उसके पैसे कितने हो गए। अगले सीन में हम देखते हैं जब रात को वूसंग सो रहा था तो कोई उसका दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है और घर की तलाशी लेने लगता है। तभी उसी शोर की आवाज फिर से आने लगती है, जिसको सुनकर वूसंग की नींद खुल जाती है। तभी उसके घर की बेल बजने लगती है। फिर जब वूसंग जाकर दरवाजा खोलता है तो पता चलता है कि उससे मिलने के लिए यंग जिन हो आया है। दरअसल यंग जिन को लग रहा था कि वूसंग के घर से आवाजें आ रही है, इसलिए यंग जिन उसको कहता है कि क्या मैं अंदर आकर चेक कर सकता हूँ कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। वूसंग कहता है ठीक है आ जाओ और खुद ही चेक कर लो कि ये आवाज मेरे घर से नहीं आती। फिर यंग जिन को घर चेक करने के बाद जब कुछ नहीं मिलता तो वो वूसंग को आखिरी वार्निंग देकर वहाँ से चला जाता है कि अगर फिर से आवाज आई तो मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। अब यंग जिन के जाते ही वो आवाज फिर से आने लगती है, जिसको सुनकर वूसंग को भी बहुत गुस्सा आने लगता है। फिर वो तुरंत नीचे वाले फ्लोर पर जाता है और नीचे वाले पड़ोसी का दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगता है, लेकिन बदले में उसको कोई भी जवाब नहीं मिलता। फिर वो जल्दी से बिल्डिंग से बाहर आ जाता है और वहां पर बैठकर सिगरेट पीने लगता है, लेकिन तभी उसके पास एक आदमी आता है और उससे लाइटर मांगने लगता है। दरअसल ये आदमी कोई और नहीं बल्कि हा जू क्योंग का पति था, जो इसके नीचे वाले फ्लोर में रहती है। फिर वो बताता है कि साथ वाली सोसाइटी में अभी अभी एक मर्डर हुआ है, क्योंकि उस सोसाइटी में एक आदमी के घर से बहुत ही शोर की आवाजें आया करती थी। अब हमारी बिल्डिंग में भी ऐसी ही शिकायतें लगातार आ रही हैं। अब कहीं हमारी बिल्डिंग में भी कोई मर्डर ना हो जाए। फिर वूसंग डर के मारे कहता है कि हमारी बिल्डिंग का शोर इतना भी नहीं है कि किसी का मर्डर करना पड़े, और फिर वो चुपचाप वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि अब इसको उस आदमी पर शक होने लगा था। फिर जब वो लिफ्ट में जाता है तो वो आदमी भी उसके पीछे पीछे ही आ जाता है और वूसंग को ब्लेड दिखाकर डराने की कोशिश करता है। फिर लिफ्ट से ऊपर जाते ही वूसंग को पता चल जाता है कि इसी आदमी ने उसकी साइकिल का टायर पंक्चर किया था, क्योंकि उसकी साइकिल का टायर ब्लेड मारने की वजह से ही पंक्चर हुआ था। फिर वो जल्दी से अपने कमरे में चला जाता है और फिर से अपने शेयर्स के भाव को चेक करने लगता है, लेकिन तभी वहां पर फिर से वही आवाजें आनी शुरू हो जाती है, जिनको सुनकर वूसंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन बेचारा कुछ कर नहीं पाता। फिर जब वो उन आवाजों से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है तो वो कुछ पिल्स खा लेता है ताकि उसको अच्छे से नींद आ जाए। तभी कुछ देर बाद उसको गहरी नींद आने लगती है और वो सो जाता है। तभी सपने में वो देखता है कि शोर इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि पूरी बिल्डिंग बहुत ही बुरी तरह से टूट गई है, और यही सपना देखते देखते वो अपने बेड से नीचे भी गिर जाता है और उसकी आंख खुल जाती है। अब नींद खुलते ही वूसंग अपने कमरे की एसी ऑन कर देता है, क्योंकि इतना डरावना सपना देखने के बाद वो पसीनों पसीन हो गया था। तभी रात को वूसंग टेबल पर बैठकर खाना खाते समय अपने स्टॉक्स चेक करने लगता है। तभी फिर से जोर जोर से आवाजें आने लगती है और अब वूसंग को बहुत ही गुस्सा भी आने लगता है। फिर वो अपने सामने पड़े हथौड़े से जमीन पर जोर जोर से मारने लगता है ताकि नीचे रह रहे पड़ोसी परेशान हो जाएं। लेकिन तभी कोई उसके घर का दरवाजा पीटने लगता है
फिर वो दरवाजा खोलता है और गुस्से में कहता है कि मैंने कहा ना, ये आवाज मेरे घर से नहीं आ रही, फिर क्यों मेरी जान लेने पर तुले हो। इस समय सोसाइटी के सभी लोग वू संग के घर के बाहर ही खड़े थे और ये देखकर वू संग भी घबरा जाता है। दरअसल इन सब का मानना था कि ये आवाज वू संग के घर से ही आ रही है, जिसकी वजह से पूरी की पूरी सोसाइटी ही परेशान है। तभी वहां पर यंग जिन हो आता है और कहता है कि अब यहाँ आ ही गए हैं तो क्यों ना इसके घर के अंदर जाकर अच्छे से तलाशी ले लें, तभी हमें मामला समझ में आएगा। लेकिन वू संग इससे साफ साफ इनकार कर देता है और किसी को भी अंदर नहीं जाने देता। फिर वो लोग वू संग को पुलिस बुलाने की धमकी देने लगते हैं, लेकिन ऐन मौके पर वहां पर सोसाइटी की सेक्रेटरी भी आ जाती है और कहती है कि इतनी छोटी सी बात का बतंगड़ मत बनाइए। तभी हाजू क्यों का पति फोन निकालकर वीडियो बनाने लगता है, लेकिन सेक्रेटरी उसका फोन छीन लेती है और डांटते हुए कहती है कि खामखा हमारी सोसाइटी को बदनाम मत कीजिए, अगर आप लोगों से शोर बर्दाश्त नहीं हो रहा तो अभी की अभी यहाँ से निकल जाइए। फिर वो वू संग को कहती है कि पहले तुम्हारे फ्लैट को चेक कर लेते हैं, अगर इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है तो कोई तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा। अब सेक्रेटरी के कहने पर वू संग मान जाता है। फिर मेंटेनेंस वाले और यंग जिन हो घर के अंदर जाते हैं और उसको अच्छे से चेक करने लगते हैं। चेक करने पर यंग जिन हो को वू संग के बाथरूम के अंदर से स्पीकर मिलता है जिससे वाइब्रेशन की आवाज आ रही थी। फिर वू संग गुस्से में उसके पास जाता है और कहता है मुझे पूरा यकीन है कि ये तूने ही रखा है क्योंकि ये स्पीकर मेरा नहीं है। लेकिन हाजू क्योंग का पति कहता है कि तुम्हें पुलिस स्टेशन भेजने से पहले पागल खाने में भेजना होगा क्योंकि तुम्हारा दिमाग खराब है। और इतना कहते ही वो वू संग को जोर से जमीन पर पटक देता है। फिर जब उस आदमी को अपनी गलती का एहसास होता है तो वो जानबूझकर बेहोश होने का नाटक करने लगता है ताकि सभी लोगों को ये लगे कि वू संग ने उसको मारा है। अब कुछ ही देर में वहां पर पुलिस भी आ जाती है और वू संग को अरेस्ट कर लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं वू संग इस समय पुलिस स्टेशन में था और उसके हाथ में हथकड़ी भी बंधी हुई थी। वो बार बार कहता है कि मैं निर्दोष हूँ, लेकिन पुलिस वाले ये बात बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थे। तभी अचानक से वू संग को याद आता है कि 8:30 बजने में कुछ ही मिनट्स बाकी है और 8:30 बजे से पहले पहले उसको अपने पैसे शेयर मार्केट से निकालने होंगे। फिर वो पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज एक बार मुझे मेरा फोन दे दीजिए, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि अब उसके फोन की स्क्रीन टूट चुकी थी। फिर वू संग पेट में दर्द होने का नाटक करता है और कहता है कि मुझे टॉयलेट जाना है। फिर पुलिस वाले उसकी हथकड़ियां खोल देते हैं और फिर वो तुरंत वहां से भागने लगता है, लेकिन पुलिस वाले उसको धर दबोचते हैं। लेकिन फिर भी वू संग जैसे तैसे उनके हाथ से बच जाता है और उनके ही एक रूम के अंदर जाकर कंप्यूटर पर अपनी शेयर मार्केट का अकाउंट लॉगिन कर लेता है। फिर वो जल्दी से अपने शेयर्स बेचने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में पुलिस वाले अंदर आ जाते हैं और वू संग के हाथ पर टीजर गन चला देते हैं, लेकिन वू संग पर इसका भी कोई असर नहीं होता। फिर वो लोग कंप्यूटर की तार खींच लेते हैं जिसके कारण कंप्यूटर बंद हो जाता है और वू संग वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी कुछ देर बाद वहां पर सोसाइटी की सेक्रेटरी आती है और वू संग को छुड़वा लेती है। फिर वू संग तुरंत अपने घर पर जाकर लैपटॉप में शेयर मार्केट ऑन करता है और अपने शेयर्स के भाव चेक करके फूट फूट कर रोने लगता है क्योंकि अब उसके सारे पैसे डूब चुके थे। ये वही पैसे थे जो उसने अपने घर बेचकर लगाए थे। फिर वो इन सभी घटनाओं के बारे में अपनी माँ को एक चिट्ठी लिखता है, लेकिन उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था, इसलिए वो एक हथौड़ा लेकर नीचे वाले पड़ोसी के पास जाने लगता है। लेकिन तभी यंग जिन हो वहां पर आता है और फिर उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। अब जैसे ही यंग जिन हो उसका हथौड़ा छीनकर उस पर वार करने लगता है, तभी अचानक से वो आवाज दोबारा से आने लगती है, जिसके कारण यंग जिन हो को भरोसा हो जाता है कि इस आवाज के पीछे वू संग का हाथ नहीं है। फिर यंग जिन उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और कहता है चलो साथ में नीचे चलकर देखते हैं। फिर वो नीचे वाले फ्लैट के बाहर जाकर आवाज लगाने लगते हैं, लेकिन जब कोई भी दरवाजा नहीं खोलता तो वो दोनों जबरदस्ती घर के अंदर घुस जाते हैं क्योंकि दरवाजा ऑलरेडी खुला हुआ था। फिर वो घर की तलाशी लेने लगते हैं और तलाशी के दौरान उनको वहां पर कुछ प्रॉपर्टीज के पेपर्स मिलते हैं। अब इससे पहले कि इस घर में कोई आए, वो दोनों ही उन पेपर्स को लेकर भाग जाते हैं। अब बाहर जाकर वू संग उन पेपर्स को चेक करने लगता है, जिनको पढ़ने के बाद उसको पता चलता है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने वू संग का फ्लैट खरीदा है। फिर वो इस बारे में यंग जिन हो को भी बताता है, लेकिन तभी वू संग के पास सोसाइटी की सेक्रेटरी का फोन आता है और वो उसको अपने घर पर बुलाती है, वो भी अभी की अभी। फिर वू संग कहता है मैं अभी आता हूँ। फिर जब वू संग वहाँ पर जाता है तो सेक्रेटरी उससे कल के इंसिडेंट के बारे में पूछती है। अब वू संग उसको बताने ही वाला था, लेकिन तभी दरवाजे पर यंग जिन हो भी आ जाता है और सेक्रेटरी को अपनी बातों में उलझा लेता है।
दरअसल ये सब वू संग का ही प्लान था ताकि सेक्रेटरी के घर की तलाशी ली जा सके। फिर यंग जिन हो के आते ही वू संग बाथरूम का बहाना बनाकर वहां पर तलाशी लेने के लिए चला जाता है। तभी तलाशी लेते वक्त वू संग को एक ड्रॉर के अंदर गन भी मिलती है, लेकिन वो उसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ता और बाकी जगह की तलाशी लेने लगता है। लेकिन इतने में वहां पर सेक्रेटरी का पति आकर खड़ा हो जाता है और गोल्फ स्टिक से वू संग को डराने की कोशिश करता है। अब वू संग गुस्से में आकर कुछ उल्टा पुल्टा काम कर देता। इससे पहले ही यंग जिन हो उसको तुरंत वहां से बाहर ले जाता है। फिर वो दोनों बाहर जाकर सिगरेट पीने लगते हैं और कुछ बड़ा प्लान करने लगते हैं। अब बातों बातों में वो दोनों एक दूसरे को अपना अपना नाम भी बताते हैं, क्योंकि अब तक ये दोनों एक दूसरे का नाम भी नहीं जानते थे। फिर कुछ देर बातें करने के बाद वू संग अपने घर पर आकर नहाने लगता है और नहाने के बाद जब वो अपने दूसरे फोन को निकालकर चेक करता है तो देखता है कि वो पहले से ही किसी वाईफाई के साथ कनेक्टेड है। फिर वो ये बात बताने के लिए तुरंत जिन हो के पास जाता है और जैसे ही जिन हो के घर पर पहुंचता है उसका सिग्नल और भी तेज हो जाता है। फिर दरवाजा खुलते ही वू संग उसको कहता है कि मेरा वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया, क्या मैं तुम्हारा वाईफाई यूज कर सकता हूँ? लेकिन जिन हो कहता है कि मेरे पास तो कोई वाईफाई ही नहीं है। फिर वू संग वहाँ से जाने लगता है, लेकिन इतने में जिन हो पीछे से वू संग को आवाज लगाता है और पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ नीचे स्टीम बाथ लेने के लिए चलोगे? इससे तुम्हें अच्छी नींद आने में हेल्प मिलेगी। लेकिन वू संग कहता है कि मैं अभी अभी नहाया हूँ, इसलिए घर जाते ही अब मैं सो जाऊंगा। फिर दरवाजा बंद करते ही वू संग वापिस से अपने वाईफाई नेटवर्क को चेक करने लगता है। वो आसपास कई घरों के आगे जाकर देखता है, लेकिन हर बार जिन हो के घर के बाहर आते ही उसके फोन में फुल नेटवर्क आने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि कुछ देर बाद वू संग भी स्टीम बाथ लेने के लिए यंग जिन हो के पास पहुंच जाता है और कहता है कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए मैं तुम्हारे पास चला आया। फिर यंग जिन कहता है ठीक है, तुम भी अपनी थकान मिटा लो। दरअसल वू संग यहाँ पर जिन हो की चाबी चुराने के लिए आया था। फिर जब वो दोनों अंदर जाते हैं तो वू संग जिन हो के शरीर पर टैटूज देखकर हैरान हो जाता है। फिर जिन हो वू संग को अपने पास्ट के बारे में बताते हुए कहता है कि मैं एक अंडरकवर रिपोर्टर हूँ, लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद सारा क्रेडिट टीवी चैनल वाले ही खा जाते हैं और इसीलिए मैं सब कुछ छोड़ने के बारे में सोच रहा हूँ। फिर वू संग वहाँ से जल्दी बाहर आ जाता है और जल्दी से जिन हो के घर की तलाशी लेने के लिए चला जाता है। उसको वहाँ पर वाईफाई के साथ साथ और भी कई डिवाइस मिलते हैं जिनकी हेल्प से वो पूरी सोसाइटी पर नजर रखे हुए था। फिर वू संग अपना फोन निकालकर उनकी फोटो खींच लेता है, लेकिन इतने में वहाँ पर जिन हो भी आ जाता है। फिर उसको देखकर वू संग तुरंत छिप जाता है। तभी जिन हो अपना कंप्यूटर ऑन करके वीडियोस देखने लगता है जो कि उसने रिकॉर्ड किए थे, लेकिन बहुत ज्यादा थकावट के कारण उसको नींद आने लगती है। लेकिन इतने में वू संग बाहर आता है और जिन हो को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वू संग में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जिन हो को मार सके। इतने में जिन हो के दरवाजे पर हाजू क्यूंग भी आ जाती है और कहती है कि मेरे पति आज तुम्हारी वजह से मौत की कगार पर खड़े हैं। दरअसल जिन हो, हाजू क्यूंग और उसका पति सब एक दूसरे के साथ मिले हुए थे। दरअसल ये इन तीनों का ही प्लान था कि ये लोग वू संग के फ्लैट को सस्ते में खरीद लें। लेकिन जब वू संग को पुलिस उठाकर ले गई थी तो उस समय हाजू क्यूंग के पति को नाटक करते करते असली में चोट लग गई थी, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल में है। फिर जिन हो उसको अपना मुंह बंद करने के लिए अपने पिलंग के नीचे से पैसे निकाल कर देता है, लेकिन हाजू क्यूंग पैसे लेने की बजाय वहाँ पर तोड़फोड़ करने लगती है। अब ये सब देखकर जिन हो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो गुस्से में पागल होकर हाजू क्यूंग को मार मार कर उसका कत्ल कर देता है। फिर वो पुलिस स्टेशन में कॉल लगाने लगता है ताकि इसकी मौत का इल्जाम वू संग के ऊपर डाल दे। लेकिन इतने में वू संग पलंग के नीचे से निकलकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन जिन हो उसको देख लेता है और उसको पकड़कर पीटने लगता है। फिर वू संग उससे पूछता है कि ये सब तुम क्यों कर रहे हो, प्लीज मुझे मत मारो। फिर जिन हो बताता है कि पूरी बिल्डिंग में तुम ही मुझे सबसे आसान शिकार लगे। एक तो हम तुम्हारा फ्लैट हथियाना चाहते थे और ऊपर से उन लोगों का भी पर्दाफाश करना चाहते थे जिन करप्ट लोगों ने ये घटिया बिल्डिंग बनाई और फिर महंगे दामों में बेच दी। अब जिन हो वू संग को भी मारने ही वाला था। तभी वू संग कहता है कि इस प्लान को अंजाम देने के लिए मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। फिर वो दोनों मिलकर हाजू क्यूंग की लाश को ठिकाने लगाते हैं और फिर वो दोनों सोसाइटी के सेक्रेटरी के रूम में जाकर उन दोनों के मुंह को ब्लैक प्लास्टिक से ढक देते हैं। फिर जिन हो सेक्रेटरी के पति को मौत के घाट उतार देता है और मास्क हटाकर अपने बारे में बताने लगता है। इस समय वू संग चुपचाप खड़े होकर ये सब कुछ देख रहा था। फिर जिन हो सेक्रेटरी से एक अकाउंट बुक मांगता है जिसमें कोरिया के हर उस करप्ट आदमी के नाम है
जो इस घटिया कंस्ट्रक्शन के घोटाले में शामिल है। लेकिन मिसिस जॉन कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। लेकिन जिनहो कहता है कि मैंने इस बारे में तुम्हें अपने हस्बैंड से बात करते हुए सुना था। जरूर तुमने वो बुक कहीं पर छुपा दी है ताकि बिल्डिंग की दलाली करते वक्त तुम्हारा नाम किसी के भी सामने ना आए। लेकिन सेक्रेटरी तो अभी भी मानने को तैयार नहीं थी। फिर जिनहो उसके हस्बैंड के रूम की तरफ जाने लगता है और वूसंग को कहता है कि तुम इस औरत पर कड़ी नजर रखना। फिर जिनहो के वहां से जाते ही वूसंग मिसिस जॉन की हेल्प करने लगता है और उनकी रस्सी काटने लगता है। तभी जिनहो वहां पर आता है और मिसिस जॉन को खींचकर उसके पति के कमरे में ले जाता है जहां तिजोरी में बहुत सारे पैसे रखे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ मौका मिलते ही वूसंग सेक्रेटरी की ड्रॉर में से गन निकाल लेता है और जिनहो के सर पर चलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो गन बिल्कुल भी काम नहीं करती। अब ये सब देखकर जिनहो वूसंग को बुरे तरीके से पीटने लगता है। तभी हाथापाई के दौरान वो गन सेक्रेटरी के हाथ लग जाती है और फिर वो उस गन से जिनहो के ऊपर फायर कर देती है, लेकिन उसमें से गोली नहीं निकलती बल्कि गैस निकलती है, जिसके कारण जिनहो को बहुत ही तकलीफ होती है। इसलिए वो भागकर दूसरे कमरे की तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सेक्रेटरी का पति होश में आ जाता है क्योंकि वो मरा नहीं था और मरने से पहले जिनहो के पेट में चाकू मार देता है, जिसकी वजह से जिनहो को बहुत ही दर्द होता है। तभी वूसंग एक डंडा लेकर वहां पर आता है और खड़े होकर जिनहो को देखने लगता है। फिर पीछे से मिसिस जॉन आ जाती है और वूसंग को कहती है कि इसको मार डालो, लेकिन वूसंग कहता है कि हम इसको नहीं मारेंगे बल्कि इसको पुलिस के हवाले कर देंगे। लेकिन सेक्रेटरी कहती है कि अगर हमने इसको जाने दिया तो 2 लोगों की हत्या का इल्जाम तुम पर आ जाएगा। अब वूसंग जिनहो को मारता इससे पहले ही वो बेहोश हो जाता है। तभी सेक्रेटरी किताबों के नीचे से एक अकाउंट बुक निकाल लेती है जिनमें उन सभी करप्ट लोगों के नाम थे जिनको जिनहो ढूंढना चाहता था। अब सेक्रेटरी वूसंग को भी मारने ही वाली थी कि तभी पीछे से जिनहो उठ जाता है और सेक्रेटरी के ऊपर चाकू से हमला कर देता है, जिसके कारण उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। फिर वो वूसंग को वो अकाउंट बुक लाने के लिए कहता है, लेकिन वूसंग उस बुक को ले जाकर ओवन के अंदर जला देता है और बहुत ही गुस्से में कहता है कि बहुत हुआ ये सब नाटक, अब मैं तुम्हारे इशारे पर और नहीं नाचूंगा। और इतना कहकर वूसंग बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है। तभी उस पूरी बिल्डिंग में बहुत ही तेज धमाका हो जाता है, जिसके कारण वो पूरी बिल्डिंग चकनाचूर हो जाती है। तभी दीवार का एक बहुत बड़ा टुकड़ा वूसंग के ऊपर भी आकर गिर जाता है, जिसके कारण वूसंग घायल होकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। फिर आंख खुलते ही वो बहुत ही हैरान हो जाता है क्योंकि इतना सब कुछ हो जाएगा उसने सपने में भी नहीं सोचा था। तभी उसको याद आता है कि बिल्डिंग टूटने का जो सपना उसने देखा था वो सच हो गया। फिर इन सभी घटनाओं के बाद वूसंग अपनी माँ के पास गांव में चला जाता है, लेकिन वो बिल्डिंग अब भी सपनों में आकर उसको डराती रहती है। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, इस मूवी में हमने देखा कि जिनहो का मकसद सही था क्योंकि वो इस बिल्डिंग को बनाने वाले करप्ट लोगों का नाम उजागर करना चाहता था, जो घटिया मटेरियल लगाकर आलीशान बिल्डिंगें बना देते हैं और फिर उनको महंगे दामों में बेचते हैं। लेकिन जिनहो का तरीका गलत था। वो अपना काम पूरा करने के लिए इतना अंधा हो गया कि कब वो बुराई के रास्ते पे चलने लगा और उसने खून भी कर दिए, उसको पता ही नहीं चला। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूंगा आपको और भी अच्छी अच्छी मूवीज के साथ। टिल देन, बाय बाय।